हाय दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चेक बाउंस के मैटर का। चेक बाउंस का प्रोसीडिंग कोर्ट में कैसे चलता है प्रैक्टिकली, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चेक बाउंस के केस में सबसे पहला तो चेक बाउंस होना चाहिए, ठीक है। जिसने चेक दिया था उसको ड्रॉवर कहा जाता है, वो डिफेंडेंट होगा। जिसके पास चेक आया और चेक बाउंस हो गया वो होता है ड्रॉवी, जिसको प्लेंटिफ कहा जाता है। अब जिसका चेक बाउंस हो गया वो सामने वाले को नोटिस भेजता है अपने वकील के थ्रू कि भाई तुमने ये चेक दिया था और ये बाउंस हो गया, तो प्लीज़ मेरा पैसा वापस दे दो, ठीक है। अगर नोटिस मिलने के विदिन 30 डेज़ अगर वो कोई रिप्लाई नहीं देता है तो सामने वाला अपना आगे कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है केस, ठीक है। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सामने वाला जो ड्रॉई था जिसका चेक बाउंस हो गया, जिसके पास से चेक बाउंस हुआ है, वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा। कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना पड़ता है। फर्स्ट पेज पे कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोरीवली, अगर बोरीवली जुरिस्डिक्शन है तो। को चेक बाउंस का मैटर किस कोर्ट में जाता है, 43 में जाता है, 24 में जाता है, 68 में जाता है, ये आपको पता करना होता है, ठीक है, किस जुरिस्डिक्शन का है। तो चेक बाउंस जिस बैंक में होता है और वो बैंक जहाँ है उस जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तय किया जाता है कि ये मैटर कहाँ जाएगा। तो मान के चलते हैं बोरीवली में गया, तो बोरीवली में चेक बाउंस का मैटर 43 कोर्ट नंबर में जाता है, ठीक है। तो 43 का आपने बना लिया, फर्स्ट पेज पे लिखिए इन द नेम ऑफ इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोरीवली कोर्ट नंबर 24, ठीक है। अब नीचे आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल में सुजीत कुमार वर्सेज राजू राय, ठीक है, सुजीत कुमार वर्सेज राजू राय। तो सुजीत कुमार हो गया प्लेंटिफ, राजू राय हो गया डिफेंडेंट। अब नीचे आप इंडेक्स बनाएंगे कि आपके केस में क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। तो आपका पहला होगा कंप्लेंट, आपने जो अपनी बात कहानी बतानी है कोर्ट को उसको बोला जाता है कंप्लेंट। तो आप पहले कंप्लेंट बनाएंगे, इसके बाद कंप्लेंट के साथ आपको वेरिफिकेशन लगाना पड़ता है कि भाई वो सामने वाला बंदा मैं ही हूँ, ठीक है, वेरीफाई करना होता है। इसके बाद आप लगाते हैं एफिडेविट, ठीक है, कंप्लेंट को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट लगाते हैं, ठीक है, एफिडेविट फॉर सपोर्ट ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है, कि मैं जो भी कंप्लेंट में कहा हूँ वो सब सच है, अगर कहीं गलत होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूँगा, ऐसा। इसके बाद तीसरे नंबर पे लगाया जाता है वकालतनामा। वकालतनामा पे अक्यूज्ड का साइन होता है कि भाई मैं फला वकील को हायर कर रहा हूँ और उसको मैं सारी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वो मेरे बदले में पूरा केस डील करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एफिडेविट के बाद वकालतनामा के बाद आपको लिस्ट ऑफ विटनेस लगाना पड़ता है, ठीक है, कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या दे सकते हो, आपके पास क्या क्या होगा। आपके पास पहला होगा कि आपने नोटिस दिया था उसको, उसका कॉपी होगा आपके पास। फिर वो आपने जो कुरियर किया था, कुरियर का पूरा रिपोर्ट होगा, जो भेजा था आपने डे वाइज की, कितने तारीख को उसको मिला, कितने तारीख को उसको नहीं मिला, ऐसा, ठीक है। इसके बाद आपके पास होगा तो वो जो चेक का ट्रांजैक्शन है, आपने कुछ माल भेजा था तो माल का बिल होगा, या आपने किसी भी थ्रू से आपने उनको पैसा दिया था तो वो बिल आपको लगाना पड़ता है। इसके बाद चेक बाउंस हुआ उसका कॉपी आता है कोर्ट से, ये बैंक से, कि आपका चेक बाउंस हो गया, उसका कॉपी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है कोर्ट फीस। आपका जितना अमाउंट है ना चेक का, उसका 2% आपको कोर्ट फीस लगाना पड़ता है। कोर्ट फीस के मामले में ये याद रखिएगा, अगर कम का मामला है 25,000, 50,000, 1 लाख, तो आप कोर्ट फीस भर सकते हो, जैसे 5 का, 10 का, 20 का लगा के, ठीक है। अगर ज़्यादा का अमाउंट है, 5 लाख का है, 2.5 लाख का है, तो उस केस में क्या होता है, आप स्टाम्प दे सकते हो, ठीक है। 2,000 या 3,000 का स्टाम्प लगा दो, बस हो गया। आपको 2% सरकार को भरना है, चाहे आप जैसे भरो, कोर्ट फीस में भरो, स्टाम्प में भरो। अभी तो लोग ज़्यादा अमाउंट का रहता है तो ग्रास पे कर देते हैं। ऑनलाइन जाइए, ग्रास एक पोर्टल है, उस पर आपका जितना 2% बनता है पे करके उसका रिसिप्ट आप लगा दो आपके केस में, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है डॉकेट। डॉकेट आप लोगों को पता होगा, जो भी वकील होते हैं वो पीछे एक समरी बना के डालते हैं, केस कोर्ट का नाम, टाइटल, केस का नाम, आपको किस चीज़ में चाहिए, आप किस सेक्शन में आए हो वो उसके बारे में, ठीक है। तो चेक बाउंस का मैटर सेक्शन 138 और सेक्शन 142 और 143A में आता है, ठीक है। इस तीनों में चेक बाउंस के लिए राहत की बात की गई है, ठीक है। तो आप जो एप्लीकेशन करते हो तो उसमें लिखा जाता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143, 142, 143A, ठीक है। इसके मामले में आपको एप्लीकेशन करना रहता है।
तो आपका केस तैयार हो गया, केस फाइल आपने इंडेक्स बना लिया, कोर्ट का नाम ऊपर लिख दिया, टाइटल लिख दिया, इंडेक्स बना लिया, इसके बाद कंप्लेंट उसमें पहले नंबर पे डाला, दूसरे नंबर पे एफिडेविट सपोर्ट में डाला, इसके बाद आपने डाला है वकालतनामा, इसके बाद आपने डाला है लिस्ट ऑफ विटनेस, इसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए जो भी विटनेस में आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये नोटिस हो गया आपका, चेक रिटर्न मेमो हो गया आपका, इसके बाद आपने जो माल भेजा था उसका बिल हो गया, ये सब ठीक है। इसके बाद लास्ट में कोर्ट फीस लगाना होता है और इसके बाद डॉकेट, लास्ट वाला पेज को डॉकेट बोला जाता है पीछे के, ठीक है। ये आपका हो गया केस फाइल तैयार। अब इसका ई फाइलिंग किया जाता है। ई फाइलिंग होता है आपका गूगल पे जाएंगे तो ई फाइलिंग सर्विस एक करके साइट है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना पड़ता है और फिर उसको ओपन करके ये आपका ई फाइलिंग हो जाता है। वहाँ पे आपका जो भी केस फाइल है ना उसके हिसाब से उसमें डेटा भरना रहता है कि भाई प्लेंटिफ का नाम क्या है पूरा भरिए, डिफेंडेंट का नाम क्या है पूरा भरिए, पूरा उसका डिटेल भरिए, इसका डिटेल भरिए, ठीक है, दोनों पार्टी का। इसके बाद कौन से पेज में क्या लगाया है वो पूरा पेज वाइज भरिए उसमें, ठीक है। इसके बाद आपने कोर्ट फीस कितना भरा है उसका जिक्र कीजिए वहाँ पे। इसके बाद ई फाइलिंग करेंगे तो ई फाइलिंग सबमिट हो जाता है। ई फाइलिंग सबमिट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है कि आपका केस ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है। वो रिसिप्ट लगाइए आपके केस में और आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट के जेसी के पास, जिस कोर्ट में आपका मैटर जाएगा। तो 43 में मान के चलो आपका मैटर जाएगा तो उनके जेसी के पास जाइए, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराइए, वो स्टाम्प करके दे देंगी और वो आपको एक डेट देंगी कि भाई इस तारीख से आपका मामला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कोर्ट का प्रोसीडिंग। कभी कभी क्या होता है, ये बोरीवली का मैंने बताया, आप दूसरे हर कोर्ट का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। बोरीवली में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं और ये व्हाट्सएप चैट का या आप मान के चलो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोई भी लगाते हैं विटनेस के तौर पर, तो उसमें नोटरी नहीं कराना होता, ठीक है। अदर कोर्ट में किसी कोर्ट में बोलता है कि उसको नोटरी करा के लाओ, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप चैट में आपने बोला था कि भाई मेरा पैसा दे और उसने बोला कि हाँ भाई तुम्हारा 10,000 बाकी है, मुझे पता है, मैं दे दूंगा तुमको, तो वो व्हाट्सएप चैट भी आपका एविडेंस हो जाता है कि मैंने उसको दिया था करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको 65B का भी एप्लीकेशन लगाना पड़ता है जब आप इस तरीके की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाते हो, ठीक है। अदर कोर्ट में उसका नोटरी करा के मांगते हैं, बोरीवली में ऐसा कुछ नहीं है। बोरीवली में आपको नॉर्मली आप जाके वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अंधेरी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा सर्वर रूम में जाओ, वहाँ पे कोर्ट रूम आपको अलॉट होगा, फिर वो कोर्ट रूम के हिसाब से आप उस कोर्ट रूम में जाओ, फिर उस कोर्ट रूम में आपका वेरीफाई होगा, फिर कंप्लेनेंट से पूछा जाएगा कि भाई तुम ही हो कंप्लेनेंट, अपना आईडी दिखाओ, ठीक है। ऐसा वेरिफिकेशन कंप्लेनेंट का तो बोरीवली में भी होता है, आपको कंप्लेनेंट को बुलाना पड़ता है कि भाई तुम ही हो ना, तुम्हारा आईडी दिखाओ। ऐसे में कोई भी फर्जी कंप्लेन कर देगा, ठीक है। तो कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन हर कोर्ट में होता है, लेकिन बोरीवली में होता है कि आपको पहले सर्वर रूम में जाके कोर्ट अलॉटमेंट कराना होता है। बोरीवली में ऐसा नहीं, आपको पता है तो सीधा जाओ उस कोर्ट में और उस कोर्ट के जेसी के पास और वेरिफिकेशन करा लो, ठीक है। अब वो जो मैडम है जेसी मैडम आपको नेक्स्ट डेट देंगी कि इतने तारीख से आपका मैटर बोर्ड पे आ जाएगा। तो उसी बीच आपको जो है आपको केस का नंबर मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, सामने वाले को समन करना है तो उसको समन के लिए ऑर्डर मिल जाएगा, फिर आप समन का ऑर्डर कॉपी लो, फिर वो समन का कॉपी जो है सामने वाले को पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर जो है तारीख पे तारीख होती रहेगी। अगर किसी कंप्लेनेंट को तुरंत कोई मतलब मामला आया बोर्ड पे, 28 तारीख को मैटर है, ठीक है, पहला हियरिंग। दूसरे हियरिंग में आप इंटरिम कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर दो 143A में। NI एक्ट का 143A बोलता है कि सामने वाले पार्टी के हिसाब से केस अभी लंबा चलेगा, ठीक है, तो आप इंटरिम कंपनसेशन ले सकते हो कि भाई 20% मुझे तुरंत दिलाया जाए, मुझे काम है, या इंटरिम कंपनसेशन का प्रोविज़न है NI एक्ट में तो वो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो हर एडवोकेट पहला या दूसरा हियरिंग में 143A का नोटिस डाल देता है, एप्लीकेशन लगा देता है कोर्ट में कि मैम मामला तो अभी लंबा चलेगा, फिलहाल इसको 20% जो है हमारे क्लाइंट को दिलाया जाए तुरंत का तुरंत, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो यही होता है NI एक्ट का जो है चेक बाउंस का मैटर, इसी तरीके से कोर्ट में आता है, बोर्ड पर आ जाता है, ठीक है। पहले ई फाइलिंग करो, फिर फिजिकल फाइलिंग जाके कराओ, फिर वेरिफिकेशन कराओ, कंप्लेनेंट का वेरिफिकेशन कराओ, फिर वो नेक्स्ट डेट देंगी, फिर आपका तारीख शुरू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया हो। मैं अगले दिन जिस दिन मैं फ्री रहूँगा उस दिन मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बताऊँगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर कि कैसे होता है कोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट आपके जो बुक्स हैं उसके अलावा कोर्ट में कैसे होता है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच। दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी पहुंचे। थैंक यू सो मच।